नमस्ते विद्यार्थियों। सृजनात्मक संचार तरीके विषय पर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुंधता भंजदेव हूं और मैं प्रदान एनजीओ के साथ काम करती हूं। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के साथ काम करने और सामुदायिक दृष्टिकोणों के विशेष संदर्भ में मेरी रुचि सहयोगी अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में आपने प्रोफेसर नित्या राव को सुना था। उन्होंने भागीदारी और सहभागिता दृष्टिकोण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। उन्होंने बताया था कि भागीदारी क्या है, भागीदारी क्यों जरूरी होती है और हमें लोगों से जुड़ना और बातचीत क्यों करनी चाहिए, उनसे संबंध क्यों रखना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। मैं उनके द्वारा बताई गई अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करूंगी और इस वीडियो में मैं आपको सृजनात्मक संचार अध्ययन एवं विधियों द्वारा विकसित समझ के बारे में बताऊंगी, जिसमें संवाद और चर्चाओं का प्रयोग होता है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या-क्या देखेंगे। हम चर्चा और संवाद के माध्यम से एक साझा समझ विकसित करने की अवधारणा के परिचय के साथ शुरू करेंगे। फिर बात करेंगे कि हमें एक साझा समझ विकसित करने की आवश्यकता क्यों है, हम यह कैसे कर सकते हैं और एक साझा समझ विकसित करने के लिए सृजनात्मक तरीके और उपकरण कौन से हैं। फिर हम पूरे वीडियो पर एक बार फिर नजर डालेंगे और एक अभ्यास भी करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर के संगठन और सरकारें 1950 के दशक से विकासात्मक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए संचार की भूमिका तलाश रही हैं और आर्थिक रूप से गरीब देशों को तेज गति में विकास करने में सक्षम बनाने के लिए मास मीडिया को एक मंच के रूप में देखा जाता था। ऐसा नहीं है कि विकास पहले नहीं होता था, विकास तो पहले भी हो रहा था, लेकिन उस विकास की गति बढ़ाने के लिए मास मीडिया की अवधारणा विकसित की गई। इस दौरान भारत में दूरदर्शन का भी शुभारंभ हुआ और कई समाचार पत्र भी निकलने लगे थे। हालांकि संचार में एक टॉप डाउन मॉडल होता है, जिसका अर्थ है कि जब कंटेंट सरकार या संगठनात्मक स्तर पर आला अधिकारियों द्वारा बनाया जाता था और फिर उसे समाज के निचले स्तर पर संचार के माध्यम से भेजा जाता था। इसलिए लक्षित दर्शकों के पास सभी प्रकार के संदेशों की भरमार लग गई थी। आपको हम दो हमारे दो आदि संदेश याद होंगे। हालांकि इस दृष्टिकोण से सीमित विकासात्मक प्रगति की जा सकी। संचार को एक तरफा उपदेश के रूप में देखा जाने लगा था, जिसमें किसी ज्ञात विषय या किसी ज्ञात व्यक्ति से किसी अज्ञात व्यक्ति को संदेश दिया जाता था। लेकिन उस समय किए गए अध्ययन ये भी सिद्ध करते हैं कि संचार लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और इसे लोगों के विविध समूहों की जरूरतों, हितों और चाहतों की आवाज बनना चाहिए। आप जानते हैं कि हम सभी विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से आते हैं और इसलिए हमारी जरूरतें, आकांक्षाएं और रुचियां अलग-अलग हो सकती हैं और उन सभी को स्वीकार करने की जरूरत है। तो फिर 1990 के दशक में विकास और संचार में सहभागी प्रक्रियाओं का उदय हुआ, जिसके बारे में प्रोफेसर नित्या राव ने पिछले वीडियो में समझाया था। हमने उनकी वीडियो से सीखा कि साझा समझ विकसित करने में लोगों के विविध समूहों को शामिल करना और सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखने से हम समस्या और उसके ऐसे समाधान की पहचान कर सकते हैं जो स्थानीय रूप से स्वीकार्य और लागू हैं। अब आप सोचेंगे कि हमें साझा समझ विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। तो आइए जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। हमें ये मान लेना चाहिए कि विकास संबंधी समस्याएं काफी जटिल होती हैं। गरीबी, भूख, हमारे भोजन और पोषण की अपर्याप्तता जैसी समस्याएं पेचीदा या जटिल कैसे बन जाती हैं। यह सच है कि इन समस्याओं में कई भागीदार शामिल होते हैं। तो चलिए गरीबी का उदाहरण लेते हैं। हमारे आसपास गरीब लोग और गरीब परिवार रहते हैं और ऐसी सरकारें भी मौजूद हैं जो गरीबी की समस्या को खत्म करने या उनकी स्थिति में सुधार करने का काम करती हैं। ये सरकारें कई प्रकार की हो सकती हैं। वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और यहाँ तक कि स्थानीय सरकारी निकाय भी हो सकता है। फिर स्थानीय प्रशासन भी हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ,
धर्मार्थ ट्रस्ट या यहाँ तक कि विश्वविद्यालय या कई निजी कंपनियां भी गरीबी की स्थिति से निपटने या स्थिति को बेहतर बनाने का काम करती हैं। तो इन सभी व्यक्तियों और समूहों के अपने स्वयं के हित और काम करने के मूल्य, पसंद और फोकस क्षेत्र होते हैं। ये विविधता है जो किसी भी स्थिति को अप्रत्याशित बनाती है और किसी भी समस्या की जटिलता को बढ़ाती है। इसलिए हमें ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि इनमें से किसी भी व्यक्ति या समूह के पास गरीबी का कोई एक ही श्रेष्ठ समाधान नहीं हो सकता। एक ऐसा समाधान जिसे अच्छा या बुरा, सही या गलत कहा जा सके। आप जानते हैं कि किसी एक समस्या की कई तरीके से व्याख्याएं की जा सकती हैं। ऐसे में विभिन्न समूहों के बीच संचार और संवाद बहुत जरूरी हो जाता है ताकि साझा समझ विकसित की जा सके। अब आइए देखें कि हम एक साझा समझ कैसे विकसित कर सकते हैं। 2018 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि हमारे पास देश में बहुत सारे सामुदायिक स्तर के आंकड़े हैं जिन्हें ग्रामीण समुदायों से एकत्र किया जा रहा है और देश में नीति निर्माताओं के लिए शीर्ष स्तरों पे इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, बच्चों के दुबले पतले और कद छोटे होने और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े हैं। लेकिन इनमें से कोई भी आंकड़े सामुदायिक स्तर पर लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं, जबकि ये आंकड़े उन्हीं से लिए जाते हैं। और ये आंकड़े खास तौर पर सामुदायिक कार्यकर्ताओं या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि ये उनके पास भी नहीं होता है। इस रिपोर्ट ने आंकड़े प्रवाह की दिशा को उलटने का तर्क दिया क्योंकि इससे साझा समझ विकसित करने के लिए एक आधार मिलता है। तो आंकड़े प्रवाह की दिशा बदलना साझा समझ विकसित करने के लिए उठाया गया पहला कदम है। तब जाकर पाउलो फ्रेरे के काम के आधार पर 4 प्रक्रियाओं से एक साझा समझ बनती है, जिसके बारे में आपने पिछले वीडियो में भी सुना था। अब इन 4 प्रक्रियाओं में से पहली प्रक्रिया प्रश्न करना या प्रश्न करने की कला सीखना है। अब इस प्रक्रिया के अनुसार प्रश्न पूछना ज्ञान का एक रूप है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सामुदायिक कार्यकर्ता किसी ग्रामीण महिला को सूचित करता है कि आपका बच्चा अविकसित छोटे कद का है, तो उस महिला को इसे सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए। उसे समझने और सवाल करने की जरूरत है कि जो बात कही गई है उसके मायने क्या हैं, उसके बच्चे के छोटे कद होने का क्या मतलब है। उसे इसके कारणों को समझकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरा है वास्तविकता को समझना और उसका विश्लेषण करना। इसका क्या मतलब है? इसमें उन तरीकों को खोजने की बात होती है जिसमें व्यक्ति और समूह सोच समझकर और कार्रवाई के माध्यम से अपनी सामाजिक वास्तविकता की एक महत्वपूर्ण समझ विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव में एक दलित बस्ती को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सरकारी राशन की दुकानों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है, तो समुदाय के व्यक्तियों को राज्य और अन्य समुदायों के साथ अपने संबंधों में शक्ति के मुद्दों पर सोचना और विचार विमर्श करना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के खाद्य और वितरण विभाग के अधिकारियों को भी यही करना चाहिए। उन्हें वास्तविकता पर चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए स्थिति को समझने और समान भागीदारी से व्यक्ति दूसरों के विचारों के बारे में जानने और एक साझा समझ विकसित करने योग्य बन जाता है। तीसरा चरण या तीसरी प्रक्रिया संवाद प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया संवाद में शामिल अन्य लोगों की सोच और विचारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की एक तकनीक है। इस प्रक्रिया में प्रतिभागियों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान की जरूरत होती है।
इससे संवाद में शामिल सभी लोग आपस में एक दूसरे से सीख सकेंगे। उदाहरण के लिए, गर्भवती महिला में एनीमिया की समस्या का समाधान करने के लिए महिलाओं, ग्रामीण समुदाय के भागीदारों को न सिर्फ अपने समुदाय के सदस्यों के साथ, बल्कि बाहरी भागीदारों के साथ भी एक संवाद या बातचीत की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि ज्ञान एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे संवाद के माध्यम से, साझा समझ के माध्यम से विकसित किया जाता है। और फिर चौथी प्रक्रिया है संचार, जिस प्रक्रिया में विशेष रूप से पलायित समुदायों के साथ बातचीत में असमान शक्ति संबंध नहीं बनने चाहिए और ये सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यह एक साझा समझ विकसित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण या प्रक्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और फ्रेरे की इन 4 प्रक्रियाओं के आधार पर संचार के कुछ उदाहरण देखते हैं। सृजनात्मक संचार के लिए समग्र प्रक्रिया और एक साझा समझ विकसित करना, ये दोनों आपस में जुड़े आयाम हैं। पहला है व्यक्तिगत रूप से अभ्यास या सृजनात्मक अभ्यास, जो जमीनी स्तर पर बिना किसी माध्यम के आयोजित किए जाते हैं ताकि धरातल पर बातचीत को सक्षम बनाया जा सके। और दूसरा तरीका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें मुख्य परिकल्पना ये है कि जब हम स्थानीय ज्ञान, धारणाओं और प्रथाओं के साथ सृजनात्मक रूप से व्यक्तिगत अभ्यासों के माध्यम से जुड़ते हैं और संवाद करते हैं और उसे डिजिटल माध्यम से एक सुंदर या सृजनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो ये समुदाय के सदस्यों और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े राजनीतिक समुदाय के भीतर एक बड़ा प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब इस तस्वीर में हम 2 आयाम देख रहे हैं और इन 2 आयामों में से प्रत्येक में अपनाई जा सकने वाली विभिन्न विधियों को देख सकते हैं। इन 2 आयामों के मूल में समुदाय के स्थानीय युवा हैं, जो प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। मैं वीडियो में बाद में मुख्य बिंदु पर चर्चा करूंगी। अभी आइए हम इन 2 आयामों को देखते हैं। व्यक्तिगत प्रक्रिया सृजनात्मक प्रथाओं में कई तरीके से शामिल हो सकती है। इस वीडियो में मैं इनमें से 4 विधियों का वर्णन करूंगी। सभी 6 विधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अध्याय पढ़ सकते हैं। अब सहभागी रंगमंच से शुरू करते हैं। भारत में रंगमंच का एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विरासत है। रंगमंच की भूमिका न केवल लोगों को सूचित करना, उनका मनोरंजन करना और उन्हें जोड़ना है, बल्कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों को हल करना और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को प्रेरित करना भी है। पाउलो फ्रेरे की पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड से प्रेरित होकर ऑगस्तो बोल ने कुछ ऐसी चीज विकसित की है जिसे द थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड या सामुदायिक थिएटर विधियां कहा जाता है, जिसमें समुदायों को अभिकर्ता या एक्टर के रूप में रखा जाता है। उन्हें केवल दर्शक बनने के बजाय कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रंगमंच का यह रूप पारंपरिक रंगमंच से बिल्कुल अलग है, जिसमें दर्शक रंगमंच के विषय से जुड़ते नहीं हैं और उस रंगमंच का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना या उनका मनोरंजन करना होता है। दूसरी ओर इस प्रकार का सहभागी रंगमंच प्रतिभागियों को अपनी वास्तविकता से परिचित कराता है। इससे वे अपने साथ होने वाले दिन प्रतिदिन के भेदभाव या अन्याय पर चिंतन करते हैं और यह उन्हें अपने जीवन के बारे में जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बिहार के चकई ब्लॉक की है, जहां सामुदायिक रंगमंच कलाकार दर्शकों या समुदाय के सदस्यों के साथ स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों पर संवाद कर रहे हैं और उन्हें अपनी राय व्यक्त करने और दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी विधि सहभागी फिल्म निर्माण है। सामाजिक मुद्दों से संबंधित फिल्म बनाना और उन्हें एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करने का एक लंबा इतिहास है, जैसे कि सहभागी रंगमंच। फिल्म निर्माण की सहभागी प्रक्रियाएं पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण से थोड़ा अलग हैं, क्योंकि इसमें फिल्म बनाने की प्रक्रिया, जिम्मेदारी और अंतिम उत्पाद जो फिल्म या वीडियो है, उस पर नियंत्रण होता है। इन चीजों पर समुदाय के बाहर के फिल्म निर्माताओं के नियंत्रण की बजाय प्रतिभागियों का नियंत्रण रहता है।
सामुदायिक संवाद या सृजनात्मक संचार के लिए एक उपकरण के रूप में सहभागी फिल्म समुदाय के पलायित सदस्यों की सोच को सामने लाने में मदद करती है और उन्हें इससे संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। खैर, इस प्रक्रिया में लोग अपने अनुभव, ज्ञान प्रक्रियाओं और स्थानीय दृष्टिकोणों को साझा करके स्क्रिप्ट में योगदान देकर पूरी फिल्म निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, वे बिहार और उड़ीसा की हैं, जहाँ के स्थानीय युवा आदिवासी युवा हैं, जिन्होंने फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं को जानने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया। इसमें उन्होंने डिजिटल कैमरे से शूटिंग करना और यहाँ तक कि फिल्मों का संपादन करना भी सीखा है। इसके बाद इन युवा फिल्म निर्माताओं ने भोजन और पोषण के बारे में अपने पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान को सहभागी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहित करना शुरू कर दिया। सहभागी फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में शामिल युवाओं और समुदाय को विषय और स्थानीय मुद्दों के साथ पूरी तरह से जुड़ने और एक दूसरे के साथ संवाद करने की जरूरत होती है। इन क्षेत्रों में सहभागी फिल्म निर्माण में स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण की तस्वीरें देखिए। आप अध्याय में इन युवा फिल्म निर्माताओं के YouTube चैनल का लिंक देख सकते हैं। उनका एक YouTube लिंक है जिस पर वे लघु फिल्में और वीडियो अपलोड करते हैं। इस YouTube चैनल का नाम द लहंती क्लब है। उनकी लघु फिल्में देखने के लिए लिंक जरूर देखें। अब अगला तरीका फिल्म स्क्रीनिंग का है। आपने कई सरकारी विभागों या गैर सरकारी संगठनों के बारे में सुना होगा जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बाल दास्ता, घरेलू हिंसा, बाल विवाह आदि पर फिल्में स्क्रीन करते हैं। कभी-कभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों की स्क्रीनिंग मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। इससे इन क्षेत्रों में बड़ी स्क्रीन या सिनेमा घरों की कमी पूरी हो जाती है। सहभागी प्रक्रियाओं में फिल्म स्क्रीनिंग को स्थानीय स्तर पर संवाद और ज्ञान का आदान प्रदान शुरू करने के लिए एक भागीदारी प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है। अब फिर से बिहार के चकई की एक तस्वीर आपके सामने है जिसमें लोग उन स्थानीय फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई गई एक फिल्म की स्क्रीनिंग में भाग ले रहे हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा। अब आप देख सकते हैं कि भोजन से जुड़ी किसी चीज पर एक वीडियो चल रहा है। ये फिल्म उनके अपने भोजन के तरीकों के बारे में थी, इसलिए प्रतिभागियों ने इस फिल्म के साथ गहराई से जुड़ाव महसूस किया और स्क्रीनिंग के दौरान अपनी अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा करना शुरू कर दिया। ये प्रतिभागी सभी आयु वर्ग के लोग थे और उन्होंने इस चर्चा में नई नई बातें बताई। उदाहरण के लिए वृद्ध महिलाओं और पुरुषों ने खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया और औषधीय गुण जानने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं ने व्यंजनों को बनाने के बारे में बातें की और बच्चों ने खाने की इन चीजों को देखकर उत्साह और आश्चर्य की भावना दिखाई। इसलिए ये प्रक्रियाएं जागरूकता, चिंतन मनन और अनुभवों और ज्ञान के सह निर्माण का मौका देने का उपयोगी साधन है। एक दूसरे की सोच को साझा करने और सुनने की प्रक्रिया से समुदाय के बीच आपसी समझ भी बढ़ती है। चौथा तरीका है फोटो वॉइस। हम में से कितने लोगों ने फोटो वॉइस के बारे में सुना है? फोटो वॉइस भागीदारी की एक अभिनव पद्धति है जिसमें भाषा, संसाधनों तक पहुंचने की कमी जैसी बाधाओं वाले लोग और समुदाय अपने अनुभवों और पर्यावरण के पहलुओं को दूसरों के साथ साझा करने के लिए फोटो इमेज का इस्तेमाल करते हैं। इन चित्रों का प्रयोग छोटे और आकर्षक कैप्शन के साथ अकादमिक जगत, नीति निर्माताओं और अन्य समुदायों से लेकर विभिन्न प्रकार के भागीदारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इन चित्रों का प्रयोग छोटी समूह चर्चाओं के माध्यम से संवाद और ज्ञान के आदान प्रदान को सहायक बनाने के लिए किया जा सकता है।
इस प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता होती है और इस धारणा पर आधारित होती है कि भाषा, संस्कृति और अन्य कारकों की परवाह किए बिना तस्वीरों की भाषा अच्छे से समझी जा सकती है। तस्वीरें स्वयं बोलती हैं और कहा भी जाता है कि एक चित्र या तस्वीर 100 शब्दों पर भारी होती है। अब इसके साथ हमने व्यक्तिगत सृजनात्मक प्रक्रियाओं के कुछ तरीकों पर बात की है। अब हम संचार के डिजिटल तरीकों की बात करते हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच से अब ग्रामीण क्षेत्र भी अपने शहरी क्षेत्रों से कदम मिलाकर चलने लगे हैं और इसलिए संचार के तेजी से बढ़ते डिजिटल तरीके दूर दराज के क्षेत्रों में सामुदायिक संवाद की संभावना खोजने की एक बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं। सामुदायिक संवाद को सक्षम करने और एक साझा समझ विकसित करने के लिए ये 4 तरीके और उपकरण हैं। इनमें से 2 तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और इन तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अध्याय पढ़ सकते हैं। पहला तरीका इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम या IVRS है। तो IVRS क्या है? IVRS कंप्यूटर से अपने आप चलने वाला इंटरैक्टिव टेलीफोनिक सिस्टम है जिसमें लोग एक नंबर पर कॉल करते हैं और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑडियो सामग्री के साथ बातचीत करते हैं। इसे एक साधारण मोबाइल सेट से कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दूर दराज के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां बड़े पैमाने पर लोग निरक्षर होते हैं। तो IVRS कैसे काम करता है? जब कोई उपयोगकर्ता कॉल करता है तो तुरंत कॉल कट जाती है और उन्हें तुरंत स्वचालित अभिवादन के साथ कॉल वापस आती है। इसके बाद एक मेन्यू सुनाया जाता है और कॉलर अपने टेलीफोन कीपैड पर उचित नंबर दबाकर अपनी पसंद या जरूरत का विषय सुन सकता है। उपयोगकर्ता ऑडियो सामग्री सुनने के बाद उसे लाइक कर सकता है या अपनी कमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। वे चल रही सामग्री से संबंधित या असंबंधित अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे मॉडरेशन और IVRS में प्रकाशन के लिए जमा कर सकते हैं। इसके बाद सूचना और सामग्री को संबंधित भागीदारों के साथ साझा किया जाता है। और जब हम सामग्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञ ज्ञान की सहायता से स्टूडियो में डिजाइन किए गए कार्यक्रम को ही सामग्री कहा जाता है। इस तरह के कार्यक्रम को उचित शोध के साथ बनाया जाता है। अब मैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे IVRS प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण साझा करती हूँ ताकि सूचना के प्रवाह की दिशा को बदला जा सके और टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप बनाया जा सके। आपने मोबाइल वाणी के बारे में सुना होगा। मोबाइल वाणी एक IVRS प्लेटफॉर्म है जिसे ग्राम वाणी नामक एक सोशल टेक कंपनी ने कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित किया है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान मोबाइल वाणी प्लेटफॉर्म लोगों के अपेक्षित समूहों जैसे कि प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों के लिए काफी उपयोगी रहा। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जिनके पास बाजार बंद होने के कारण और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की असुविधा के कारण राशन नहीं बचा था, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर कारगर साबित हुआ। इन लोगों ने मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करना शुरू किया और फिर अपने अनुभवों और संघर्षों को साझा किया। कुछ जानकारी मांगी, राशन की जरूरतों के बारे में बताया और घटनाओं की जानकारी भी साझा की। अब इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। इस मोबाइल वाणी में नागरिकों द्वारा दी गई खबर को सुनकर झारखंड में एक जिला कलेक्टर ने उन लोगों के समूह को आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेज दी जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी और इसकी मदद से भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया और इसी तरीके के कई परिणाम सामने आए। तो ये था IVRS। चलिए डिजिटल संचार में अगली विधि पर बात करते हैं। डिजिटल संचार में ऐप के जरिए भी संवाद किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी अपने फोन में ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में फोन एप्लीकेशन या ऐप का अधिक उपयोग किया जाता है। लेकिन सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता धीरे धीरे गांवों में स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ा रही है।
बातचीत या संवाद के लिए ऐप का उपयोग करना प्रभावी तरीका हो सकता है, क्योंकि यह आपकी सुविधा के अनुसार आपके फोन पर एक बटन के एक क्लिक के साथ उपयोगकर्ता की बातचीत से भागीदारी को प्रत्यक्ष और आसान बनाता है। ऐसे ही एक संवादात्मक मंच का उदाहरण माई गव है, जिसे भारत सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों सहित देश के नागरिक शामिल हैं, जो सरकारी संस्थानों, मंत्रालयों के साथ दो तरफा खुला संवाद करते हैं और वे अपने विचार, शिकायतें, अपेक्षाएं आदि सरकार के समक्ष रख सकते हैं। ये तस्वीर माईगव ऐप की विशेषताओं का एक स्नैपशॉट है। आप देख सकते हैं, यह चर्चा, कार्य, पोल, सर्वेक्षण इत्यादि जैसी लोगों से जुड़ने की कई विधियां प्रदान करता है। अब सामुदायिक संपर्क के संदर्भ में हम स्थानीय युवा के बारे में बात करते हैं। अब हमारे देश में 20% से अधिक जनसंख्या 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच और 26% जनसंख्या 14 साल से कम आयु की है। अभी हमने दो तरह के सामुदायिक संवाद की चर्चा की है, यानी व्यक्तिगत सृजनात्मक अभ्यास और डिजिटल संचार। इन दोनों में युवाओं के जुड़ाव की बहुत बड़ी गुंजाइश है। समुदाय का पक्ष समर्थन करने और उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थानीय युवा सबसे उपयुक्त हैं। हम विभिन्न तरह की कौशल निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर मुद्दों और समस्याओं के बारे में संवाद करने के लिए स्थानीय विशेषज्ञों का एक समूह तैयार कर सकते हैं। साथ ही युवाओं के लिए इन प्रथाओं से उनके बीच जागरूकता पैदा करने की क्षमता है और इससे पीढ़ी दर पीढ़ी मिले और स्वदेशी ज्ञान को भी संजोया जा सकता है और स्थानीय ज्ञान प्रणाली को युगों युगों तक सुरक्षित रखने के लिए उस ज्ञान का भंडार भी तैयार किया जा सकता है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं और जो हमने अभी तक सीखा है उस पर जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने व्यक्तिगत और डिजिटल प्रथाओं से लेकर साझा समझ विकसित करने के तरीकों के बारे में बात की। हमने ये भी जाना कि संचार का उद्देश्य क्या होता है, प्रथाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार के उद्देश्य क्या होते हैं, स्थानीय हितधारकों और बाहरी हितधारकों के बीच समावेश और निरंतर सहयोग को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है और हम एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं। इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। व्यक्तिगत तरीकों और डिजिटल मीडिया की एक मिश्रित प्रक्रिया एक दूसरे की पूरक हैं और इनकी मदद से जानकारी को सीख में बदला जा सकता है। यह एक डिजिटल मीडिया से अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री के उत्पादन में भी मदद करता है, जो अनुसंधान पर आधारित होती है। हमने ये भी देखा कि इस मिश्रित प्रक्रिया में युवाओं को जोड़ना और उन्हें प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि विभिन्न सहभागी संचार संसाधनों को अपनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें संवाद और बातचीत का एजेंडा तय करती हैं। आप ये बात भी समझ चुके होंगे कि शिक्षार्थी और उपयोगकर्ता प्रक्रिया पर अधिक से अधिक नियंत्रण करने में सक्षम होने चाहिए। एजेंडा कौन तैयार करता है? यह सवाल विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पलायित लोगों के साथ काम करते हैं या जब हम पलायित समुदायों के साथ जुड़ते हैं। भाषा भी एक महत्वपूर्ण कारक है और हमें अधिक भागीदारी और स्वामित्व के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्थानीय भाषाओं में चलाने की आवश्यकता है। ग्रामीण समुदायों को अपनी स्वामित्व को और बढ़ाने तथा इस प्रक्रिया को टॉप डाउन बनाने से रोकने के लिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों में सामग्री साझा करने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रोत्साहित और तैयार किया जाना चाहिए। तो अब मैं आपको 2 अभ्यास करने के लिए देती हूँ। सबसे पहले, इस वीडियो से आपने कौन सी 3 मुख्य बातें सीखी? और दूसरा, क्या आप ऐसी अन्य सृजनात्मक तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जो ग्रामीण या शहरी संदर्भ में एक साझा समझ बनाने में मदद कर सकती है? ये उन संदर्भों की सूची है जिनका उपयोग इस वीडियो को तैयार करने के लिए किया गया था। ये आपको इस अध्याय में भी मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।